अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं K2 TV और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान। प्रोग्राम T20 तमाशा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्साइटिंग मैच जिसमें बिल आखिर न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। 5 विकेटों के साथ ज़बरदस्त सनसनीखेज मुकाबला हुआ जिसमें क्रेडिट देना चाहिए जिमी नेशम को, जिन्होंने एक ओवर में 5 पलटा। क्रिस जॉर्डन ने भरपूर कोशिश की कि वो किसी तरह नेशम को आउट करने में कामयाब हों, लेकिन डैमेज जो है वो तब तक, वो कहते हैं ना डैमेज हैज़ डन, तब तक वो अपना काम कर चुके थे। इसके अलावा ओवरऑल हम इस मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन 2019 का मुझे फाइनल याद आ गया। लॉर्ड्स में मैच हो रहा था और हम वो मैच कवर कर रहे थे और इंतहाई एक्साइटिंग मैच जो कि सुपर ओवर तक गया। और जिस तरह ये मैच चल रहा था तो कुछ जब आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो बार बार सुपर ओवर और वो 2019 की जो हाईलाइट्स थी वो साथ साथ चल रही थी। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने बिल्कुल हार नहीं मानी। जब केन विलियमसन स्कूप करते हुए आउट हुए तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब 2007 में मिसबाह उल हक भी स्कूप करते हुए आउट हुए थे और पाकिस्तान फाइनल में भारत से हार गया था, लेकिन ये सेमीफाइनल था और ये कैप्टन इनिंग्स आज ड्यू थी विलियमसन से, लेकिन आज वो वैसा नहीं कर सके। इसके अलावा अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जेसन रॉय का भी उनको नुकसान हुआ, जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर जिन्होंने ओपनिंग का आगाज़ किया, लेकिन वैसी ओपनिंग नहीं मिली और बटलर भी आज उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो साफ जाहिर हुआ, पहले 10 ओवर्स आप देखें और आखिरी 10 ओवर्स देखें दोनों टीम्स के, यानी इंग्लैंड ने भी ऑलमोस्ट 100 रन बनाए आखिरी 10 ओवर्स में। मोइन अली ने बड़ा अच्छा खेला और इंग्लैंड की बॉलिंग की खास बात यह रही कि लिविंगस्टन जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए 3 मैचेस की सीरीज में, वो आज बॉलिंग जब उन्होंने की, इससे पहले भी बॉलिंग करते रहे, लेकिन आज बड़े क्लीन, बड़े अच्छे बॉलर हमें नजर आए जिन्होंने परेशान भी किया न्यूजीलैंड के बैट्समैन को। इस हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियोज में भी हमारे पास एक मेहमानों का तारुफ अभी आपसे कराएंगे। इसके साथ साथ हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे क्रिकेट कमेंटेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तारिक सईद, वो हमें ज्वाइन करेंगे और देखना यह है कि उनका इस मैच पे क्या सूरत हाल रहती है। तो मेरे लैपटॉप में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं लैपटॉप को ज़रा थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करूं। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सो ओके जी, अब खामोशी है थोड़ी हल्की हल्की। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जी एक उभरते हुए नौजवान स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, रेडियो भी कर रहे हैं और एक निजी जो कंपनी है सेलुलर की, उसके साथ कमेंट्री भी कर रहे हैं। अवैस खटक इनका नाम है। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपकी खुशी जो है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप न्यूजीलैंड को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और आप चाहते थे कि न्यूजीलैंड जो है वो आगे आए और आपकी विश पूरी हो चुकी है। देखिए जी, मैं तो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा था और जितना एक्साइटिंग मैच 2019 वाला था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, ये भी उतना ही एक्साइटिंग मैच साबित हुआ। और जिस तरह की बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई, तो आपने एंजॉय किया इस मैच को और ओवरऑल पूरा जो वर्ल्ड कप है उसको किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? एग्जैक्टली देखें, आज के मैच से ना एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बहुत सारे इस तरह के मोमेंट्स आएंगे जब आपकी टीम के मेन प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि वो लड़खड़ा जाएं, उनसे ना उस तरीके से जो है वो परफॉर्म हो। लेकिन मेरे ख्याल में जिस प्लेयर की बारी आती रहेगी, जिसके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आती रहेगी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से लेकर चलेगा तो मेरे ख्याल में चूँकि वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपको मौका मिलता है अपने आप को दुनिया में मनवाने का, तो आप उस तरह की परफॉर्मेंस दें और आप दुनिया को बताएं कि आप जो है वो एक स्टार प्लेयर हैं, जैसा कि आज डैरल मिचेल्स ने किया है। मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप से पहले शायद कोई बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज प्लेयर वो नहीं थे, बट आज की परफॉर्मेंस और आज की इनिंग्स के बाद ऑब्वियसली बहुत सारी लीग से भी उनको ऑफर्स आएंगी, बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन उनको मिलेगी, सो एक स्टार प्लेयर बन के उभरे हैं। याद है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था जिसमें ग्रांट इलियट बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे ये मिचेल में ना वो थोड़ी आज ग्रांट इलियट वाली झलक नजर आई कि उन्होंने भी बड़ी क्लीन हिटिंग की। एंड में डेल स्टेन को उन्होंने विनिंग शॉट मारा था और उसके बाद उन्होंने बैट फेंका और वो बड़ा हिट भी हुआ उनका मोमेंट। सो जी, जिस तरह अवैस ने कहा, डैरल मिचेल 4 चौके और 4 छक्के, जो उनके पहले 50 रन हैं, वो अगर आप देखें तो कोई इतना दिल सेटिस्फाइड नहीं होता कि बहुत स्लो इनिंग्स है, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट रोक के रखी, जिमी नेशम को मौका दिया, ऊपर वाले प्लेयर्स को मौका दिया, उन्होंने कहा भाई उन्होंने एक एंड संभाल के रखना है, जिसका उनको फायदा भी हुआ। और जिमी नेशम की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे, बड़े कूल एंड काम लगते हैं, लेकिन जब बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग भी बड़ी कमाल करते हैं। अच्छा ज़ुखरुफ, कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे होते हैं ना कि जो शायद जिनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने उनके करियर में नहीं देखी होती, लेकिन वो एक इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं। मतलब कि जब मौका आया, अगर 10 गेंदों पर उन्होंने 25 रन कर दिए, 30 रन कर दिए, तो वो उनकी टीम के काम आ गए। तो मुझे जिमी नेशम
न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे ही खिलाड़ी दिखाई देते हैं कि जब भी न्यूजीलैंड के ऊपर एक टफ टाइम आया है तो उनके रन्स को शायद इतने ज्यादा नहीं, लेकिन उनके रन्स हमेशा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं फॉर न्यूजीलैंड। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा इनका ना वो कैरेक्टर और इनका जो रोल है वो कोरे एंडरसन वाला लगता है, जो न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी जिन्होंने ब्रेक किया, हम एक रात सोचे तो पता चला कि रिकॉर्ड ही ब्रेक हो गया। तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं। खैर जी, अब जो एक नॉकआउट स्टेज थी वो तो हो गई कंप्लीट। अब सबको इंतजार है कल दूसरे सेमीफाइनल का, जो कि इस टूर्नामेंट का एक बड़ा सेमीफाइनल है। पाकिस्तान जो कि अभी तक अनबीटन है, 5 के 5 मैचेस जीते, 10 पॉइंट्स हासिल किए, और पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो कि 5 मैचेस जीत के नेक्स्ट राउंड यानी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर रही है। इंग्लैंड को आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका से आखिरी मैच हारना भी थोड़ा सा महंगा पड़ गया? एग्जैक्टली देखें, अगर आप उनके जो 4 जीते हुए मैचेस थे ना, उनमें उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो वो चारों ऑलमोस्ट वन साइडेडली जीते थे। बट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहली मरतबा मुझे ऐसा लगा कोई बड़ी टीम जो है वो जिस तरीके से चेस करने के दौरान जो है वो फेल हुई, और वो भी इंग्लैंड टीम। तो मुझे लगता है वहाँ से उनका मुराइल, और दूसरा स्टार्ट में जैसे आपने कहा कि देखिए हमेशा जिस तरह भी रिजवान और बाबर जो है पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ओपनिंग में, सो रॉय के इंजर्ड होने के बाद मुझे लगता है बड़ा दंड जो है वो लगा है इंग्लैंड टीम को, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शायद वो उनका मोमेंटम जो उन ओपनर्स की वजह से एक चल रहा था थोड़ा डाउन हो वो डाउन हो गया। इससे मजीद भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टीम ने आज प्रैक्टिस की और 2 खिलाड़ियों ने वो प्रैक्टिस मिस की है, उससे बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं और ट्विटर भर गया है उन दोनों से। इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं हमारे साथ जी। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज जनाब न्यूजीलैंड काफ़ी लकी भी रहा, टॉस जीत गया और केन विलियमसन ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। यहाँ पे अबू धाबी में सिचुएशन बड़ी अजीब सी है, यानी मेरा ये पहला इत्तेफाक हुआ कि जून जुलाई में अभी रिसेंट जो PSL के मैचेस हुए उसमें अवैस कोई 48-50 के करीब टेम्परेचर, बहुत गर्मी थी, लेकिन रात को इस लेवल की ड्यू पड़ती थी कि हम हैरान थे कि इतनी गर्मी में ड्यू कहाँ से आ गई। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, ज़रा थोड़ा उसका वेदर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू शारजा या दुबई। तो केन विलियमसन काफ़ी आज लकी भी रहे, टॉस भी जीत गए। आप समझते हैं कि 166 रन पे उन्होंने ठीक इंग्लैंड को रोक लिया, टॉस जीत गए, और हम पहले से ही मतलब ये फैसला एक्सपेक्टेड ही था कि उन्होंने बॉलिंग ही करनी है, सो बॉलिंग की तरफ गए। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है कि 15 से 20 रन शॉर्ट थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में 180 का ना अलहदा से एक प्रेशर होता है, 150 टू 160 या 165 तक जो स्कोर होता है उसमें ऑब्वियसली टीम जो होती है जब वो सेकंड बैटिंग करने के लिए आती है, तो जब ये ड्यू का फैक्टर भी साथ मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं कि आप डिफरेंट प्लान के साथ फिर बैटिंग करने के लिए आते हो। और एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है, 15 से 20 रन कम से कम शॉर्ट थे। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो न्यूजीलैंड के थ्रू आउट द मैच, अगर आप देखें ना कि इंग्लैंड ने स्टार्ट कितना अच्छा ले लिया था। दोनों ओपनर जो है उन्होंने पहले 3 ओवर में थोड़ा सा डिफेंसिव खेला, उसके बाद अचानक से आपने देखा अटैक किया था बटलर ने और जॉनी बेस्टो ने, लेकिन उसके बाद जैसी विकेट गिरी है, सो थ्रू आउट द मैच अगर आपने देखा हो तो न्यूजीलैंड ने किसी मोमेंट के ऊपर जो है वो ये तस्लीम नहीं किया कि इंग्लैंड जो है वर्ल्ड क्लास है, और इतनी अच्छी उनकी बैटिंग इस पूरे टूर्नामेंट में चलते हुए आ रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे ख्याल में शायद न्यूजीलैंड को इस मैच पर लेकर आया कि उन्होंने एक कम टोटल पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, 166 रन पे रोका, जिसमें अवैस ने भी कहा कि बटलर ने और जॉनी बेस्टो ने आगाज किया, लेकिन उसको ज्यादा देर चलने नहीं दिया न्यूजीलैंड ने। हाईएस्ट स्कोरर रहे 51 रन के साथ मोइन अली की फॉर्म भी बड़ी अच्छी जा रही है, बैटिंग से भी और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। डेविड मलान जो कि नंबर 1 T20 बैट्समैन थे, उनसे ये रिकॉर्ड छीना बाबर आजम ने। बाबर नंबर 1 पे आ गए, 41 रन बनाए। इसके अलावा ओवरऑल इस पूरे स्कोर कार्ड में सिर्फ जॉस बटलर हैं जो 29 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं, अदरवाइज कोई आपको बहुत हाईलाइट नजर नहीं आती। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो 1 विकेट टिम साउदी ने हासिल की, एडम मिल ने 1 विकेट ले सके, इश सोडी ने इस पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के लिए वैस बड़ी कमाल बॉलिंग का मुजाहिरा किया है, और वो आपको लगता है कि अपनी हाइट का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक प्रॉपर लेग ब्रेक वाला उनका एक्शन भी है। और ठीक है, आज 4 ओवर में 32 रन दिए, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड का तो बड़े अच्छे साबित हुए हैं। देखिए दुनिया में अगर आप देखिए लेग स्पिनर जो होते हैं उनका अपना एक इम्पैक्ट होता है, वो जिस भी टीम के अंदर हो, जिस तरह की मर्जी कंडीशंस हो, चाहे आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में या यूए की कंडीशंस में खेल रहे हो, जो लेग स्पिन बॉलर होता है वो विकेट टेकर होता है। उसको रन्स तो लगते हैं बट उसका काम होता है विकेट निकालना, और ऐसा ही सऊदी जो है वो इस वक्त कर रहे हैं फॉर न्यूजीलैंड। कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि बीच में ऐसा लगता है कि रन्स उनको लग जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह मैंने कहा कि लेग स्पिनर जो होता है उसके पास आर्ट होता है विकेट हासिल करने का। लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो होता है हो सकता है वो कंटेन कर जाए, लेकिन लेग स्पिनर जो होता है वो बना ही विकेट लेने के लिए होता है। तो मेरे ख्याल में
अगर मैं 2-3 ऐसे न्यूजीलैंड के बॉलिंग लाइनअप के अंदर देखूं ना कि जो जिन पर हमेशा से रिलाई करती है न्यूजीलैंड की टीम, तो या ट्रेंट बोल्ट हो गए या स्पिन में इनके सौडी जो है वो आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फिलिप्स को उन्होंने बीच में ओवर दे दिया एक ओवर उन्होंने भी कराया। सो ये ऑब्वियसली मैच की सिचुएशन के हिसाब से प्लान जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। मिचेल सैटनर के जो बाकी 3 ओवर्स हैं वो नेशम और फिलिप, यानी 2 ओवर नेशम ने किए, एक ओवर फिलिप ने किया। ठीक है जी, अगर हम आगे चलें तो मार्टिन गुप्टिल से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन कुछ नहीं कर सके। 47 गेंदों पे 72 रन की इनिंग्स खेली, 4 चौके 4 छक्के। डैरल मिचेल ने 5 रन, केन विलियमसन, मैंने वो स्कूप आपको भी याद होगा, उससे हमारी बड़ी अजीब सी यादें वाबस्ता हैं। 40 रन बनाए कॉनवे ने और 27 रन जो जिमी नेशम के हैं 11 गेंदों पे सॉर्ट ऑफ आसिफ अली टाइप इनिंग्स खेली है और बड़ी क्लीन हिटिंग भी की है। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो क्रिस वोक्स जो कि पहले 3 ओवर तो बड़े अच्छे हुए, लेकिन ऑब्वियसली आखिरी वो इतना अच्छा नहीं हो सका। जॉर्डन का जो तीसरा ओवर था जिसमें नेशम ने बड़ा स्टैंड लिया और आगे निकल गए। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 39 रन दिए, मार्कवुड ने 4 में 34। अच्छा ये बताएं कि क्या इंग्लैंड को टमाइल मिल्स का भी नुकसान हुआ, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे बॉलर जा रहे थे, इंजर्ड हुए, टूर्नामेंट से आउट हो गए, रॉय इंजर्ड हुए, टूर्नामेंट से आउट हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन खराब होने की वजह से भी इंग्लैंड डिस्टर्ब हो गया। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो कंडीशंस के हिसाब से बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। टाइमल मिल्स जो है अगर आप उनके एक्शन को देखें तो वो किसी मोमेंट में 140-145 का बॉल करेंगे और अगले ही मोमेंट वो जो बैक ऑफ द एंड वो एक स्लोअर वन करवा देते हैं जो 120 या 119 का बॉल कराते हैं। तो यूए की कंडीशंस में आपको हमेशा इस टाइप का बॉलर जो है वो बहुत एडवांटेज देता है, जिसके पास वेरिएशन ज़्यादा हों, जो पेस के साथ भी बॉल करवा कर बैट्समैन को बीट कर सकता है और स्लोअर वन के साथ। सो ऑब्वियसली टाइमल मिल्स को अगर आपने उनके स्टैट्स भी देखे तो मेरे ख्याल में 2nd या 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर भी इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए जा रहे थे। तो ऑब्वियसली उनकी इंजरी के बाद वो जो एक कम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग का बना हुआ था अलॉन्ग विद वोक्स या फिर जॉर्डन, तो वो डिस्टर्ब तो हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में मार्क वुड ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में विकेट नहीं ले सके, शायद इस चीज़ का जरा अच्छा ये बताएं कि मॉर्गन ने क्या सोच के आज मोइन अली से बॉल नहीं करवाया? कोई एक ओवर उनको ट्राई कर सकते थे, देख सकते थे शायद कोई विकेट मिल जाती है, जब नेशम आए उस स्टेज पे ट्राई कर सकते थे। क्या उनके जहन में चला कि उन्होंने उनसे बॉल ही नहीं कराई आज? मैं खुद भी थोड़ा सा, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग एलिमेंट था क्योंकि मोइन अली, ये आप वाली बात हो सकता है कि मैच की सिचुएशन के मुताबिक ना लगा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और दूसरा ये कि ज़ुखरू भाई अभी आप भी जो कि वहाँ से होकर हैं, आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि यूएई के अंदर जब आप रात वाले मैच में 2nd टाइम बैटिंग कर रहे होते हैं सो वो कंडीशन मच इजियर हो जाती हैं अगर आप कंपैरिजन करें फर्स्ट बैटिंग के, क्योंकि वो जो ड्यू का एक फैक्टर होता है वो बॉलर्स को डिस्टर्ब करता है, फिर कंडीशन ज़रा स्टेबल हो जाती हैं फॉर बैटिंग पर्पज़। बॉल ना उस तरीके से स्किट होता है ना ब्रेक होता है, तो मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे यहाँ पर मॉर्गन आदिल रशीद के ऊपर और या फिर अपने फास्ट बॉलर के ऊपर। और मैं फिर बड़ा हैरान हुआ, लिविंगस्टन ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 आउट भी किए, यानी वो जो मोइन अली वाला रोल है वो आज पूरा किया लियम लिविंगस्टन ने। और जिस तरह अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने छक्के लगाए थे, याद तो होगा आपको वैसे। एग्जैक्टली। अच्छा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है ना आज थोड़ा सा इंग्लैंड को जो प्रॉब्लम ये भी हुआ ना कि डेविड मलान जो है वो ज़ुखरू भाई इस टाइप के बैट्समैन है कि वो थोड़ा वक्त लेते हैं, वक्त लेने के बाद वो अगर चार्ज भी करते हैं तो उनकी बाउंड्रीज की जो रेशो होती है वो ऐसे नहीं होती कि वो ओवर में कोई 4-4 या 3-3 बाउंड्रीज लगा दें, और मोस्टली अगर आप उनको देखें तो वो चौके ही ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा वो ज़रा ज़्यादा लेकर जब गए ना तो उस सूरत में आपने देखा होगा उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था। लिविंगस्टन बहुत लेट आए हैं बैटिंग करने के लिए, अगर वो 5 से 6 ओवर पहले आ जाते और वहां से सेट होकर जाते तो मेरे ख्याल में 180। ये भी आपका वैसे पॉइंट बड़ा अच्छा है, अगर वो पहले आते और फिर जाहिर है काफी सिनेरियो बदल भी सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है। सो जी अभी ब्रेक में मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि पाकिस्तान के आज 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया और अवाम बड़ी परेशान है। खबरें आ रही हैं, नाम भी दोनों के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक रिजवान है हमारे ओपनर और एक शोएब मलिक हैं। पता चला जी उनको फ्लू है और फ्लू की वजह से वो आराम कर रहे हैं, लेकिन जो कोविड टेस्ट है वो सबका नेगेटिव आया है पूरी पाकिस्तान टीम का, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह कल हमें दोनों फाइटर्स हैं एक्शन में नजर आएंगे और पाकिस्तान टीम जिस तरह से चल रही है। अब कल के मैच में दुबई में मैच है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? टॉस की क्या अहमियत होगी? पाकिस्तान ऑब्वियसली अनचेंज जाएगा, जो प्लेइंग 11 पहले मैच से चल रही है, पाकिस्तान ने डिस्टर्ब नहीं किया और पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी चार्म भी साबित हुआ। ऑब्वियसली देखें मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है जो भी कप्तान टॉस जीतेगा विदाउट एनी रीज़न, कोई डाउट ही नहीं है उसने पहले बॉलिंग ही लेनी है और वो पहले कोशिश करेगा कि दूसरी टीम को रिस्पेक्ट करे। कम से कम टोटल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे तो ओवरऑल चूँकि हम 500 मैचेस जीते हैं
बट जो बड़ी टीम है उसके अगेंस्ट अगर हम पोटेंशियल देखते हैं तो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेस किया था। सो मेरे ख्याल में टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान जो है उन्होंने बॉलिंग ही करनी है, और सेम एज विद अगर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी टॉस जीते हैं वो पहले देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान कितना स्कोर करता है। जिस तरह भी हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि आसान हो जाती हैं कंडीशन जब आप सेकंड बैटिंग करने के लिए आते हैं, बोर्ड के ऊपर आपके सामने स्कोर जो है वो सामने लगा हुआ होता है और आपको पता होता है कि मैंने किस सिचुएशन में कब चार्ज लेना है और कब मैंने जो है वो थोड़ा सा स्टे करके ज़रा विकेट को बचाना है। सो आपके लिए आसान हो जाती हैं। बट मैं हमेशा से एक बात पे बिलीव करता हूँ कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जो नॉकआउट का मरहला होता है, उस पर ये बिल्कुल लिखी पड़ी बात नहीं होती कि आप जो है वो लाजमी अगर चेस करेंगे तो आप कर भी जाएंगे, क्योंकि नॉकआउट मरहले में ज़ुखरुफ एक अलहदा सा प्रेशर होता है बड़ी टीम के ऊपर भी। आज अगर थोड़ी बेहतर बॉलिंग इंग्लैंड करती तो अगर जिस तरीके से शुरू में पहले 4-5 ओवर्स के अंदर कंट्रोल बॉलिंग की थी इंग्लैंड ने और लग रहा था कि शायद वन साइडेड सा एक मैच होगा, लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड के बैटर्स ने प्रूव किया कि वो इस मैच को जीतने के लिए आए थे। किसी मोमेंट पे उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि वो हार रहे हैं, तो इस वजह से वो जीत गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है, जो नॉकआउट मरहला होता है, इसमें अगर आप के ऊपर आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है और आपको पता है कि जी मैं मतलब फाइट करूंगा, सो रैदर देन कि आपकी पहले बैटिंग है या बॉलिंग है, फाइट करेंगे तो पहले बैटिंग करके अगर आप 180-90 रन भी बोर्ड पर लगा देते हैं तो मेरे ख्याल में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो चेस कर रही होगी। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड जो टीम बैटिंग कर रही होगी उस पर प्रेशर तो होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो ओवरऑल सिचुएशन है जी, हम तो पाकिस्तान के लिए बड़ा उसको लकी भी समझ रहे हैं, अच्छा भी समझ रहे हैं और टीम फॉर्म में भी है। यानी 5 मैचेस में 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस होना तो ये कोई इतनी आसान बात तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्लेयर जिसको जहां मौका मिल रहा है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी कर रहा है। ठीक है, फ़खर ज़मान पे कुछ बात हो रही है कि नंबर 3 पे नहीं खेले, लेकिन प्लेइंग 11 को तो हम इस टाइम पे छेड़ नहीं सकते। अब मुझसे मेरा ख्याल है क्विक ब्रेक ले लें ताकि ब्रेक के बाद हम तारिक सईद साहब को भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर हम अवैध से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और तारिक भाई से भी पूछेंगे कि इस तरह के मैचेस में कमेंट्री करना कितना मुश्किल काम है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से आते हैं हमारे साथ ही तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तारिक सईद साहब का पिछले दिनों एक जो कमेंट्री में जुमला बड़ा फेमस हुआ शुएब मलिक के हवाले से और वो उसको बड़ी पजीराई मिली। वो ऐसे था कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। तो ये मतलब कभी कभी इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो जो एक फ्लुएंसी में उर्दू अदब में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतनी हिट भी हो जाएंगी। फिर आपने देखा उसकी बड़ी मीम्स भी बनी, बड़े और सिलसिले भी हुए। तो आप समझ रहे हैं कि तारिक सईद इस वक्त पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर हैं, तो हमारी वो कमेंट्री वाला जो एक चार्म है वो भी तक इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली इस प्रोग्राम का शायद फॉर्मेट थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, बट मैं छोटी सी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं तारिक भाई को जो है जब सुनता था तो आज से कई साल पहले, यानी आप लगा लीजिए 7-8 साल पहले की ये बात है। ज़ुफ़र भाई मैं बाकायदा छत पे जाके रेडियो ट्यून करके तो तारिक भाई को जो है वो सुनता था और लिटरली कि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, बट जितने वो मैंने सुना है उनके हवाले से कि वो हम्बल आदमी है और जितने नफीस आदमी हैं और जाहिर सी बात है कि जितनी ज़बरदस्त तरीके से उनको ज़ुबान के ऊपर जो है वो आप कह लें महारत हासिल है और जितने बेहतरीन वो कमेंटेटर है, तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर इन ऑल ओवर पाकिस्तान। नो डाउट जी, नो डाउट जी। सो जी हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको कॉल पे कनेक्ट कर लें। मुदस्सिर आप उनको प्लीज़ कॉल पे, ऑडियो कॉल पे कनेक्ट कर लें। यहाँ पे कुछ शायद एरर चल रहा है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो आज मैच हो गया है वो तो बहुत ही कमाल हुआ और 2019 में भी इन दोनों टीम्स का फाइनल मैच हुआ, लॉर्ड्स में हुआ, वो भी बहुत कमाल मैच था। अब अगर कल ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी तगड़ी टीम है, उसको आप किसी सूरत भी हल्का नहीं ले सकते, किसी स्टेज पे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी शायद यहाँ पे कुछ कमी बेशी हो। अब हमने देखा ये ठीक है, एक मैच में डेविड वार्नर ने भी अच्छा खेला, लेकिन हमें वो इस पूरे वर्ल्ड कप में उस पीक फॉर्म में नजर नहीं आए। स्टीवन स्मिथ को भी हमने देखा वैसा दिखाई नहीं दे रहा, मिचेल स्टार्क भी हमें कुछ आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। बट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बॉलिंग, जहाँ पे स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं और पैट कमिंस हैं, इसी तरह शाहीन हैं, हारिस राउफ हैं और हसन अली हैं, और 2 स्पिनर्स भी हमारे अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमाद वसीम भी और शादाब भी। तो एडम जैम्पा को सामने रखते हुए, तो अगर दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें तो आप किस तरह देख रहे हैं कि भाई दोनों तगड़ी टीम्स हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान की ऐसी टीम है जिसमें बैट्समैन भी, अगर आपने देखा हो तो मैन ऑफ द मैच जो है वो डिफरेंट प्लेयर्स को मिलता रहा है इन सारे मैचेस के अंदर। तो सिर्फ पाकिस्तान की वो टीम है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट तमाम खिलाड़ी जो है वो अपना रोल जो है वो सही प्ले कर रहे हैं। विकेट्स की जहाँ तक बात करते हैं, अगर आप देखते हैं हारिस रऊफ ने शायद उतनी ज़्यादा या शाहीन ने विकेटें नहीं ली हो, लेकिन जिस मैच पे उन्होंने आउट किए हैं वो मैच पाकिस्तान उन्होंने को जितवाया है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है, आपने स्टार्ट में जो ऑस्ट्रेलिया की बात की है, तो इस वक्त अगर आप वार्नर को या फिंच को देखते हैं, मैं अभी आज ही बल्कि इनके स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया के देख रहा था, मुझे सिर्फ पूरे जो 20 to 25 जो टॉप स्कोरर अगर आप पूरे वर्ल्ड कप के देखते हैं ना, उसमें मुझे सिर्फ वार्नर और फिंच दिखाई दिए हैं ज़ुखरुफ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई बैट्समैन टॉप 20 या 25 के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सो इट्स मीन के उनके ज़्यादातर बैटिंग जो है वो इस वर्ल्ड कप में इन्हीं दो खिलाड़ियों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है, इनकी परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द। तो जहाँ पर प्रेशर आएगा, बात वही है जी कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं, इनको केन विलियमसन फॉर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बाबर आजम, ये हर टीम के अंदर ना एक ऐसा प्लेयर होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप जो है वो चल रही होती है। तो स्टीवन स्मिथ हो सकता है कि टी20 के अंदर कोई बड़ी तेज इनिंग्स ना खेलें, बट सिचुएशन कभी कभार ऐसा आती है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको आकर ना टीम को संभालना होता है। ऐसी सिचुएशन में उनके स्टीवन स्मिथ से बेहतर बैट्समैन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि अगर आपने उनके टॉप ऑर्डर से वार्नर और फिंच को कंट्रोल कर लिया और मिडिल ऑर्डर से स्मिथ को, मैं समझता हूँ कि मैक्सवेल जो है वो आपको पता है मार धाड़ वाले प्लेयर हैं, वो किसी टाइम भी अपनी विकेट थ्रो करते हैं। मेरे ख्याल में बैटिंग सारी जो है ना ये इन्हीं तीन खिलाड़ियों के गिर है। और बॉलिंग में जहाँ तक आपने बात किया तो कंडीशंस के हिसाब से ऑब्वियसली एडम ज़ैम्पा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। टॉप विकेट टेकर अगर सुपर 12 में हम देखते हैं तो वो जा रहे हैं। सो इसके अलावा स्टार्क नहीं इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दे रहे, बट मार्च को कैसे देख रहे हैं? वो हमें देखा कि अच्छा दिखाई दे रहे हैं वो। ऑब्वियसली मार्च जो है वो उनकी फॉर्म ना पिछले 1-2 सालों से लगी हुई है, बट जाहिर सी बात है जब स्टीव स्मिथ आपको पता है कि स्क्वाड के अंदर नहीं थे तो इनको रेगुलर खिलाया जा रहा था, बट इनके आने से शायद उन्होंने कहा कि ये जो कि बड़े खिलाड़ी हैं, सो मार्च को कुर्बानी देनी पड़ी है। लेकिन उन्होंने फिर प्रूव किया लास्ट मैच में भी जो अपने 50 रन किए हैं कि वो कैपेबल हैं कि मिडिल ऑर्डर में जगह बना सकते हैं। अच्छा, दुबई में आप देखते हैं कि टॉस भी अहमियत का हामिल होगा। जैसे आज भी जिस टीम ने टॉस जीता वो मैच भी जीत गई, चेज गो के एंड तक जरूर गया, बट चेज करने वाली टीम जो है वो जीत गई है। अब दुबई में अगर पाकिस्तान को पहले फॉर एग्जांपल बैटिंग मिल जाती है, तारिक सईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम चलते हैं पहले तारिक सईद साहब के पास, फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम ज़ुखरुफ, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बड़ा जबरदस्त बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब इस तरह के बड़े क्लोज मैचेस होते हैं, सनसनीखेज मैचेस होते हैं, तो उस पे कमेंट्री करना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है? देखिए कई बार तो आसान हो जाता है, जैसे आज हुआ, क्योंकि कोई तवक्को नहीं कर रहा था, लगता था कि बिल्कुल वन साइडेड मैच है और आखिरी 4 ओवर में जब 57 रन रह गए थे तो लगता था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हथियार डाल देगी, लेकिन ये ऐसी टीम है जो हिम्मत हारती नहीं है, आखिरी गेंद तक लड़ती है। और आज काफी हद तक उनकी, आप कह सकते हैं कि उनके जख्मों पे एक मरहम आ गया होगा। वो जो 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल था जो कि बहुत ही हद से ज्यादा ही ड्रामाई हो गया था, और आज भी ये बड़ा दिलचस्प मैच रहा, ये यादगार सेमीफाइनल मुकाबला रहा। तो जाहिर है कि इस पे कमेंट्री का भी एक अपना ही लुत्फ रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारिक भाई, कहाँ पे आप समझते हैं कि इंग्लैंड जो है कुछ रन्स कम रह गए 15-20, या न्यूजीलैंड ने एंड में ज्यादा फिनिश अच्छा किया? आपके ख्याल में कहाँ पे कमी रह गई? इंग्लैंड ने रन जो हैं वो इस पिच के एतबार से अगर देखा जाए 2 पिच थी तो वो उनका पार स्कोर था इंग्लैंड का, लेकिन आखिर में वो इतनी एक्सेप्शनल बैटिंग हो गई खासतौर पर जिमी निशम की जानिब से कि उसका कोई जवाब ही नहीं था। और एक बार जब हिट्स लगना शुरू हुई तो ऐसे ऑनस्लॉट की शायद जो इंग्लिश बॉलर्स थे वो तवक्को नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल ये वही हुआ है ईडन गार्डन्स पर जब से 4 साल पहले हमने देखा था जब बेन स्टोक्स जो हैं उनके एक ओवर में 4 छक्के लग गए थे। तो लगता है कि वो इंग्लैंड के वो जो जितने भी बॉलर थे आखिरी ओवर्स में वो सब भी बेन स्टोक्स के पुतले बन गए थे। बिल्कुल सही है। अच्छा तारिक भाई, ऑब्वियसली जब कमेंट्री चल रही होती है तो उसका फीडबैक भी आपको मिलता है और बड़ा जबरदस्त फीडबैक मिलता है। पिछले दिनों आपका एक जुमला बड़ा फेमस हुआ शोएब मलिक के हवाले से, दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा, तो उसका फीडबैक जरा बताएं कैसा है? क्योंकि हमने तो बहुत इंजॉय किया, उसकी बड़ी पॉजिटिव मीम्स भी बनी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी आपको किया, तो उसके बारे में जरा थोड़ा बताएं हमें।
बहुत शुक्रिया आपका। और वो तो नेशनल T20 कप का एक मैच हो रहा था जिसमें मलिक बैटिंग करने के लिए आए थे, तो वो इत्तेफाकिया एक वो ऐसा वन लाइनर था जो उस वक्त वो हो गया। तो आप उम्मीद करेंगे कि दर्जी जो है वो कल भी सीधे और फिर फाइनल वाले दिन भी ऐसा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर सूट तैयार हो जाएगा। हाँ, फिर सूट तैयार हो जाएगा। अच्छा तारिक भाई, कल के मैच को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान अनबीटन है, पांचों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त नॉकआउट में जा रहे हैं बिना हारे हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह ये आज मैच हुआ है इसमें भी अगर आखिर में देखा जाए तो वही टीम जीती है जिसके आसाब ज्यादा मजबूत थे। इंग्लैंड के जो आखिर में हमने देखा कि वो उनके जो आसाब थे वो नहीं आखिर तक वो मुकाबला करने वाले थे, तो वो एक उनकी जो खामी थी। हालांकि टैलेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फ्लेयर में, सब में इंग्लैंड तैयारी में न्यूजीलैंड से आगे था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आखिर में जीती है नॉकआउट में। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आपने पुरसुकून रहना होता है, तो उसी वक्त आप फैसला कौन वार करते हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है जिस तरह ये भारत के खिलाफ खेली थी, हमें बहुत अरसे के बाद लगा था कि ये वो पाकिस्तान टीम है जो 80 की दहाई में भारत से खेलती थी, या 90 में 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल से पहले बेंगलोर से जो टीम खेला करती थी, खौफ से आजाद होकर, और वो चेहरों से यकाया हो जाता था। तो मेरा ख्याल है कि बॉडी लैंग्वेज है वो भी बड़ा किरदार अदा करेगी। और फिर दूसरा ये देखना होगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के इन लंबे लंबे फास्ट बॉलर्स का किस तरह से मुकाबला कर पाता है। हालांकि अबू धाबी की निस्बत पाकिस्तान को दुबई का वेन्यू जो है वो ज्यादा सूट करता है अगर देखा जाए बैटिंग के एतबार से भी। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो तो बहुत ही अच्छी रही है, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी है पाकिस्तान की बॉलिंग। अच्छा तारिक भाई, टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा? आज भी केन विलियमसन ने टॉस जीता, उन्होंने पहले फील्डिंग को ऑप्ट किया, उसके बाद चेस किया और जीत गए। तो कल वाले मैच में कितनी इंपॉर्टेंस है टॉस की? क्योंकि हमने देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में टॉस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जी हाँ, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है टॉस में। इब्तिदा में जब पिचेस में मॉइस्चर था तो उस वक्त जाहिर बैटिंग पहले खासी मुश्किल हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो बाद में इतनी ओस नहीं आ रही। शाम के वक्त हवा चलना शुरू हो जाती है और फिर जब हवा चलती है तो इतनी ओस जो है वो आती नहीं है। जो परसों भारत ने भी मैच खेला नामीबिया के साथ, उसमें भी लग रहा था कि पहले अगर आप बैटिंग करते हैं तो भी कोई मजायका नहीं है। और आज भी इंग्लैंड ने ये मुकाबले का स्कोर तो खड़ा कर लिया था। वो तो आखिर में जाहिर है कि न्यूजीलैंड बहुत बेहतर खेलकर वो मैच तकरीबन एक हारा हुआ मैच जीतने में कामयाब हो गया। तो जब 50-50 पे आप खेल रहे होते हैं टीमें, जिस तरह ये दोनों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो है 50-50 वाला मुकाबला है, तो उसमें टॉस का एक डेफिनेटली एक रोल तो हो जाता है। अगर आपको 10%, 5% भी एडवांटेज मिल जाता है तो फायदा तो मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नॉकआउट मैचेस में शायद उतनी अहमियत ना हो बाद में बैटिंग करने की, पहले बैटिंग करके भी आप मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारिक भाई, जिस तरह अभी खबरें आ रही हैं कि आज शुएब मलिक और रिजवान ने पार्टिसिपेट नहीं किया प्रैक्टिस सेशन में, कुछ फ्लू की शिकायत हुई, लेकिन तमाम प्लेयर्स के जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव हुए। तो कल कोई ऐसा सरप्राइज तो नहीं मिल जाएगा कहीं हमें कि दोनों में से कोई एक भी अगर ठीक ना हुआ और प्लेइंग के लेवल में तब्दीली करनी पड़ गई बिल फर्ज, तो ये पाकिस्तान को कितना हर्ट कर सकता है? देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों जो हैं ये फिट हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है फ्लू के साथ ही तो आप खेल सकते हो। आप ऐसी कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वैसे भी कोई इतनी ज्यादा सर्दी तो आई नहीं है वहां पर। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोविड टेस्ट उनके नेगेटिव आए हैं, तो उम्मीद यही है कि जो दोनों फिट हो जाएंगे। और वैसे भी फिजिकली दोनों खासे फिट हैं। तो ये मेरा ख्याल अगर हाफ फिट भी होते हैं तो भी पाकिस्तान को इनकी जरूरत तो होगी। और शायद पाकिस्तान जो है वो हैदर अली को ये पहले मैचों में पाकिस्तान को इनको टेस्ट करना चाहिए था कम से कम, कि अगर आपको कहीं बहुत जरूरत आ जाती, जिस तरह कल मुमकिन है कि आप जाहिर है रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर हैदर अली को खिलाना पड़ता है, तो आप देखिए कि उन्होंने वार्म अप मैच भी कोई नहीं खेला हुआ था। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि रिजवान जो है पाकिस्तान की बैटिंग का मेन स्टे हैं, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो कल ही होनी है रिजवान की, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के इन बॉलर्स के खिलाफ, खासतौर पर पेसर्स के खिलाफ आपको रिजवान की बैटिंग की जरूरत रहेगी जो बैकफुट से अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, आखिरी सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उसमें आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा कल किसका इंपॉर्टेंट रोल होगा? पावर प्ले को हमने अच्छा यूटिलाइज करना है, या आप समझते हैं इमाद का और जो शादाब का रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, पाकिस्तान के पास बॉलिंग में सबसे ज्यादा वैरायटी है। पाकिस्तान का लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेग स्पिनर जो है शादाब, वो बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। वो रन भी नहीं दे रहे, विकेटें भी वो एक दो हर मैच में ले रहे हैं। मिडिल ओवर्स में आकर पाकिस्तानी टीम क्योंकि विकेटें लेती है तो इसलिए फिर आसान हो जाता है काम कप्तान का। तो मोहम्मद हफीज जो है, कल पाकिस्तान उनको भी इस्तेमाल करेगा लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। मुमकिन है कि पाकिस्तान कल हफीज से बॉलिंग जो है वो डेविड वार्नर के खिलाफ शुरू कराते, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तो पाकिस्तान को जल्दी इनके ओपनर्स को आउट करना है, क्योंकि फिंच और वार्नर जो हैं, अगर ये जल्दी आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो मिडिल ऑर्डर है इसमें हमने देखा है कि इसमें ऐसे किंग्स हैं जिनको पाकिस्तान जिनका फायदा उठा सकता है इस मैच में। बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सोजी उन्होंने बड़ा अच्छा तमाम चीज़ों को एलैबोरेट भी किया, और एक बात ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट वहाँ पे वो बेहतर चीज़ों का फैसला करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे तारिक भाई की अच्छी लगी कि अगर किसी एक मैच में किसी एक प्लेयर को टेस्ट कर लिया जाता, चाहे वो वार्म अप मैच भी होता या कोई दूसरा मैच होता, तो उसमें कम से कम पता होता कि इमरजेंसी में ये कैसा काम करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ। ओके जी, वेलकम बैक वन सेकेंड। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। सो हम वो प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि कोई एक बीच में चांस हम ले सकते थे किसी मैच में? वैसे अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने सोचा नहीं होगा कि टूर्नामेंट में कोई ऐसी सूरत हाल से हमें गुजरना पड़ जाएगा कि यहाँ पर प्लेयर्स की जो है वो सेहत ख़राब हो जाएगी। ये चेंजेस देखें आप तब करते हैं जब आपकी टीम में ना थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला सिलसिला होता है। शुएब मलिक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर में हफीज़ की जगह ही सिर्फ मेरे ख्याल में हैदर अली आ सकते थे, बाकी या फिर फ़खर की जगह। बट दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि दोनों आपको पता है कि अग्रेसिव नेचर के हैं और तजर्बा उनके पास मौजूद है। तो पहले 3 मैचेस में तो आप सोच भी नहीं सकते थे, लास्ट 2 मैचेस में आप शायद सोच सकते थे, बट प्रॉब्लम ये चल रही थी कि हफीज़ भी फॉर्म में नहीं थे, फ़खर भी फॉर्म में नहीं थे। सो माइट भी मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि ये 2 इजी मैचेस हैं, सो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं अगर ये दोनों मैचेस में परफॉर्म कर ले। सो शायद इस वजह से। और दूसरा मेरे ख्याल में देखें, जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में शायद ये कोई बात रह नहीं जाती है। हैदर अली रोजाना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई इस तरह की बात नहीं है, तो किसी भी मोमेंट पे आपको मौका मिले। सीरीज के स्टार्ट में भी तो आप लेकिन एक बात बड़ी अच्छी तारीख भाई ने कि कल रिजवान का भी असल टेस्ट होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, और वो मिचेल स्टार्क जितना उनकी जितनी हाइट है, हेजलवुड या पैट कमिंस अच्छे पेसी बॉलर्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई 82-83 माइल्स पर आवर वाले 90 प्लस वाले सारे बॉलर्स हैं। तो हमारी ओपनिंग जोड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है, ओपनिंग जोड़ी खराब भी नहीं चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखते हैं तो इन दोनों में से या तो दोनों ही चलें या कोई एक एंड तक चलता रहा। सो उसकी वजह से जो है वो एक एंड हमने संभाले रखा और फिर आगे दूसरे एंड से आकर। अच्छा, वैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक पावर प्ले का भी अच्छा यूटिलाइज किया, यानी 5 मैचेस में पावर प्ले में सिर्फ 2 विकेटें गिरी, एक मरतबा रिजवान आउट हुए, एक मरतबा बाबर आउट हुए। अदरवाइज हमारी पावर प्ले में विकेटें नहीं गिरी, हमने संभाल के भी रखी। गो के 35, 40, 36, 30 इस तरह के रन बनते रहे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में हमें टीम बड़ी ही मुख्तलिफ नजर आई। क्या वो विकेट्स इन हैंड्स वाला एक फार्मूला जो हम 90s में वसीम वकार वगैरह के दौर में अपनाते थे कि भाई 40 ओवरों में अगर 200 भी आया तो आखिरी 10 ओवरों में हम बड़े आराम से 100 रन कर लेते थे? वो बात आपकी ठीक भी है किसी हद तक, बट मेरे ख्याल में देखें अभी अगर आपको याद हो जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गई थी और हमने एक हाईएस्ट स्कोर बनाया था, तो शुरू से एक अटैक वाला सिलसिला हमने देखने में मिला था, क्योंकि वो कंडीशंस इस तरह की थी कि वहाँ पर बॉल का बाउंस ठीक हो रहा था, बैट पर ठीक बॉल आ रही थी, तो वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। यूए की कंडीशंस के बारे में ये कहा जाता है कि आप इन विकेट्स के ऊपर अपनी मर्जी से नहीं उसे शुरू में कर सकते, आपने विकेट को रिस्पेक्ट देनी है। सो ऑब्वियसली दोनों को इतनी ज़्यादा क्रिकेट इन कंडीशंस में खेल चुके हैं, उनको आइडिया है कि अगर हम पहले 6 से 7 या 8 ओवर तक विकेट नहीं देते तो इसी विकेट के ऊपर अगले 12 ओवर के अंदर हम आराम से 130, 135 रन तक भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे ख्याल में विकेट को रिस्पेक्ट दी जाती है और सेल्फ बिलीफ होता है कि बाद में भी हम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो अभी तक हमारा जो भी प्लान इस वक्त चल रहा है यूएई में वो एग्जैक्टली ठीक चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही जी, और ये भी चीज़ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। और बड़े मैचेस में तो हम किसी किस्म का कोई चांस भी नहीं ले सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा हाँ इस मैच में ना हो सका तो हम अगले मैच में कर लेंगे। बट ये हमें, मेरा नहीं ख्याल कि जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ या देख रहा हूँ कि हमें इतनी फ्लॉलेस पाकिस्तान की क्रिकेट मिली हो कि यानी आप आए हैं और आपने भारत को ऐसे लिया जैसे कोई ये टीम ही नहीं है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बड़ा प्रेशर था कि जी आपने इनको भी हराना है, फिर वो भी बड़ा अच्छा मैच हो गया। अफगानिस्तान के पास जब हम आए तो हमने नर्व्स को कंट्रोल किया,
उसमें आसिफ को चांस मिला, न्यूजीलैंड में शोएब मलिक को चांस मिला। तो आप समझते हैं कि ये टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अरसे बाद हमें देखने को मिल रही है, ये पॉजिटिविटी है, तो ये इंशाल्लाह हमें आगे अच्छे तरीके से सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सबसे मैं हमेशा बात करता हूँ सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, जब आपको अपने ऊपर, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मरतबा जो मुझे जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा फील करवाया कि वो चेयरमैन साहब ने क्लियरली कह दिया था कि आप इजी होकर गेम ज़रूरी नहीं है आपने फर्स्ट मैच जो है अगर इंडिया से जीतते हैं या हारते हैं तो आप आगे आने वाले मैचेस में ये सोचे जी हम इंडिया से हार गए, आपने पूरा वर्ल्ड कप खेलना है, कोई एक बायलैटरल सीरीज़ नहीं चल रही है, कोई एक मैच नहीं है, तो आप कम बैक भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप फर्स्ट मैच हार जाएं और आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो इस दफ़ा जो प्लेयर्स को ये कॉन्फिडेंस दिया गया था, देखिए आपको याद होगा एक दफ़ा पहले मेरी आपके साथ एक ऑफर भी आसिफ अली के हवाले से एक बात हुई थी, तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट वहाँ पर बताया था कि हर खिलाड़ी का एक अपना इम्पैक्ट होता है, उसका एक रोल होता है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा फील होता था कि आसिफ अली जो है ना वो हमेशा उनको दबाव के अंदर ही बैटिंग करने में मिलती है, और शायद वो कॉन्फिडेंस उनको उस तरीके से मिला कभी नहीं था जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आए। और हमेशा एक प्लेयर के अंदर जब खौफ होता है जहन में यार मैं बाहर हो जाऊंगा, ये चीज़ उसको उसका जो टैलेंट होता है ना उसको भी मार देती है। सो आसिफ अली को जब पता लगा और उनको जब जिस तरीके से कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट ने दिया कि भाई आप जाएं, जो आपका रोल है आप खुल कर खेलें, सो उन्होंने साबित किया कि वो किस पोटेंशियल के बैट्समैन और आसिफ अली की अपोलॉजी फॉर्म्स भी आपने देखे ट्विटर पे बहुत चले और लोगों ने उनसे बड़ा साइन भी किया। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरी क्विक रिप्लाई कीजिएगा कि 50-50, 60-40, 70-30 पाकिस्तान के हक में कल क्या कैसा देख रहे हैं? सर टॉस पर मैं सबसे पहले कहूँगा कि टॉस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, टॉस जो जीतेगी वो मेरे ख्याल में कुछ 5% मैं उसको ऊपर ज़रा रेट करूँगा, ठीक है, 55 और 45 में रेट करूँगा उसको। बाकी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ ही हैं और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के साथ मिलेंगे 14 को इंशाल्लाह। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। मुझे याद आया वो हमारे एक भाई थे, वो 3-4 दिन ना हमारी तस्वीरें बड़ी अच्छी अच्छी लेते रहे, और वो हो क्या देखें, लंबी उम्र है मुदस्सिर साहब, क्या लंबी उम्र है। अभी आप बस मेरे हाथों बाल बच गए हैं, अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो तस्वीर लेने के लिए आ गए हैं। बड़े अरसे बाद दीदार कराया इन्होंने, इन्हीं का इंतजार हो रहा था। मैंने कहा ये भी क्योंकि ये तस्वीरें लगाते हैं तो उससे फीडबैक मिलता है, तो ये गायब में पिछले पूरे हफ्ते से, लेकिन आज इनका दीदार हो गया है। सो जी फिर हम अगले प्रोग्राम में आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़ुफ़र खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।